आप सब पर सलामती हो। मेरा अपना लिखा हुआ है, ये अपनी ज़िंदगी क्या है, मेरे नज़दीक गाली है। किसी की लाउबाली है, किसी को रोशनी दे दे, कहीं पे घोर काली है। ये अपनी ज़िंदगी क्या है, गरीबों के लिए तो ये अज़ियत दर अज़ियत है। कहीं पे कोई बेचारा जो थोड़ा तेल महंगा हो तो दिन भर बैन करता है। कोई बाऊ ये कहता है कि इससे भी ये बढ़ जाए तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। ये इनको कौन बतलाए, हमारा बाप तेरे बाप के जैसा नहीं बाबू, कि जो जागीर रखता हो कोई ताकीर रखता हो। हमारे तो मुकद्दर में सदाएं हैं, वबाएं हैं, बलाएं हैं। ये अपनी ज़िंदगी क्या है, इसे गाली बनाया है तो इन जैसे ही लोगों ने। ये जो हम पर मुसल्लत हैं, ये दुनिया भर के जादूगर, ये सारे सामरीज़ादे, ये सारे बादशाहज़ादे हरम में बैठकर तेरी मेरी तकदीर लिखते हैं। ज़मीं के बेशतर टुकड़ों को अपने बाप की जागीर लिखते हैं। हमारे हक में लिखनी हो तो उजड़ी बस्तियां लिखें, और अपने हक में लिखना हो तो ये कश्मीर लिखते हैं। सुनो ए तीसरी दुनिया के भूखे फ्लास के मारो, हमारी हैसियत क्या है कि हम तो दाश्ताएं हैं। हमारे तो मुकद्दर में न अमरीका न यूरोप पार पेरिस की फ़ज़ाएं हैं। हमारे हक में तो इन सब की मिलके बद्दुआएं हैं। ये अपनी ज़िंदगी क्या है, किसी पर मेहरबान हो तो बहुत खुश रंग होती है। इसे एक बैर है हमसे, हमारी नंग होती है। ये अपनी ज़िंदगी। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अब तो वो मुहावरा भी ज़रबुल मिसल नहीं रहा कि फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। चराग जलेगा तो बुझाने की नौबत आएगी ना। सारे चराग ही गुल हो गए साहिब। पहले तो ये कह लेते थे कि रात की तारीकी में पेट्रोल बम गिरा दिया है। अब तो वो मिसाल भी नहीं दे सकते, क्योंकि अब तो आप में इतनी हिम्मत और जुर्रत आ चुकी है कि दिन के उजाले में बम्बारमेंट कर रहे हैं। साहिब, उस गरीब को कैसे समझाएंगे कि ये आलमी मंडी की कीमतों की वजह से है, जो रोज़ाना दिहाड़ी पे जाने के लिए चिंगची का किराया मैनेज करता है, और अब वो भी बढ़ चुका है। साहिब, शायद आपको मालूम नहीं कि कल कौम की एक बेटी रोते हुए बिजली का बिल हाथ में पकड़कर गिरिया जारी कर रही थी कि इसकी अदायगी के लिए मुझे अपनी इज्जत को दांव पर लगाना पड़ेगा। साहिब, शायद आपको मालूम नहीं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बायस बिजली की कीमतों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का अजाब भी इसी कौम को भुगतना पड़ेगा। साहिब, शायद आपको मालूम नहीं कि इन खर्चों के बढ़ जाने से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की फीस का बंदोबस्त करने से कासिर हो रहे हैं। हाँ साहिब, एक फ़ायदा होगा कि बच्चे कम पढ़ने जाएंगे तो लैपटॉप भी कम तकसीम करना पड़ेंगे, और यूं कौमी ख़जाने की भी बचत होगी। साहिब, इससे एक फ़ायदा यह भी होगा कि फाका कशी से तंग लोग पेट्रोल छिड़क कर खुद सोजी करने की रविश को तर्क कर देंगे और फंदे से आसान मौत लेने को तरजीह देंगे। साहिब, इससे एक फ़ायदा यह भी होगा कि सड़कों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स कम दौड़ेंगी और लोग पैदल सफ़र करने को तरजीह देंगे, जिससे जिस्मानी सेहत में बेहतरी आएगी। साहिब, ये कौम के वसीतर मफाद में आपने फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए जो इकदाम उठाया है, ये कम अक्ल कौम उसको नहीं समझ पाएगी। साहिब, कौम नहीं जानती कि पेट्रोल दस्तरस से बाहर हो जाए तो सड़कों पे गाड़ियां भी कम हो जाएंगी, तो हाई ऑफिशियल्स के प्रोटोकॉल की वजह से आवाम को सिग्नल्स पर खड़े रहने की दुश्वारी से भी जान छूट जाएगी। साहिब, ये कम अकल कौम नहीं जानती कि इस मुसीबत में मुब्तला होने के बाद हम तवानाई के दीगर ज़राए पर मुंतकिल होने के नाम पर दुनिया से नया कर्ज मांग सकेंगे। साहिब, आपकी जाज़बियत, आपकी जलालत, आपकी वजाहत सलामत रहे। कौम के वसीतर मफाद में फैसले करते रहिए। ये कम अक्लों को अगर इन फैसलों की अहमियत का पता नहीं लग रहा तो इनकी नस्लों को लग पता जाएगा। साहिब, इतवार का दिन था जब खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम फे के वर्कर्स कन्वेंशन में कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। वहाँ पर एक धमाका हुआ जिसमें अब तक 45 अफराद हलाक और 150 ज़ख्मी हो चुके हैं। साहिब, एक बाप कहता है कि बेटे की तलाश में दिल को धड़का लगा हुआ था, लेकिन एक उम्मीद थी कि अल्लाह करे बेटा मुर्दा खाने में ना हो।
लेकिन जब एक ताबूत पर पड़ी कमीज का टुकड़ा देखा तो मेरी हालत गैर हो गई। दिल ने फिर एक उम्मीद बांधी कि यह कमीज मेरे बेटे की है। नहीं, शायद ना हो। फिर घर जाकर बेटियों से तस्दीक चाहिए। दिल कह रहा था कि शायद बेटियां कह ना दें कि ये उसकी कमीज है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हाँ, ये कमीज अबू ज़र की है। उन्होंने पूछा कि कहाँ है अबू ज़र? मैंने कहा कि वो उधर ताबूत में है। साहब, अबू ज़र उसका लाडला भी था और बहनों का चहेता भी था। वो शंडी मोड़ के एक कूचे में कच्चे घर में रहता था। घर के बाहर चारपाइयाँ रखी हुई थीं जहाँ लोग आकर फातिहा खानी कर रहे थे। अबू ज़र अपने वालिद की मदद के लिए मदरसे से वापस आने के बाद घर के पास चिप्स और टॉफ़ीज़ फ़रोख्त करता था, जिससे वालिद की मदद हो जाया करती थी। उसका वालिद बताता है कि इतवार को रात के वक्त जब वो काम से वापस आया तो पूछा, अबू ज़र कहाँ है? तो मुझे बताया गया कि वो तो नहीं है। मैंने कहा, कब से नहीं है? तो घर वालों ने बताया कि वो तो धमाके से पहले से नहीं है। मुझे परेशानी लाहक हुई तो मोहल्ले में मालूम किया, लेकिन उसका पता न चल सका। फिर शहर में जगह जगह देखता रहा, कुछ पता न चला। उसके बाद अस्पताल पहुंचा और दिल में ये दुआ करता रहा कि अल्लाह करे मेरा बेटा सलामत हो। ज़ख्मियों में नहीं मिला तो मैंने पूछा, और भी कहीं है? तो बताया गया कि मुर्दा खाने में कुछ लावारिस लाशें पड़ी हैं। मैंने कहा कि उनमें कोई बच्चा भी है? तो बताया गया हाँ, एक बच्चा भी है। दिल था कि ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। दिल में दुआएं करता जा रहा था। सामने पड़े ताबूत पर नज़र पड़ी तो उसके ऊपर कमीज़ का एक टुकड़ा पड़ा था। उसी वक्त दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया हो, सांस जैसे साकित हो चुकी हो। मैंने लड़के से कहा कि देखो, तो उन्होंने बताया कि उसका सिर्फ धर पड़ा है, धमाके से सर गायब हो चुका है। बाप की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बह नहीं रहे थे, जब्त किए हुए खड़ा रहा। उनसे जब पूछा कि माँ और बहनों का क्या हाल है, तो सहाफ़ियों को जवाब देते हैं कि क्या बताऊं कि उनका हाल क्या होगा। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि अबू ज़र मदरसे से आया और कुरान पाक रख कर माँ से कहा कि मुझे कपड़े दो, मैं भी जलसे में जाऊँगा। साहिब, इन लोगों का क्या बनेगा? वहाँ एक अबू ज़र के अलावा दीगर कई अफराद मौजूद थे, उन लोगों का क्या बनेगा? पाकिस्तान में सालमियत के नाम का क्या बनेगा? पाकिस्तान में मईशत के नाम का क्या बनेगा? साहिब, आपकी सियासत सलामत रहे, आपकी पगड़ी सलामत रहे। इस आवाम का सोचिए कि आवाम किस नहज तक पहुंच चुके हैं, आवाम क्या सोचते हैं, आवाम क्या बोलते हैं, आवाम क्या खाते हैं। आवाम के पास किनारा कशी इख्तियार करने को, सफ़ेद पोशी इख्तियार करने को या दिखावा करने को इस वक्त मौजूद क्या है? साहब, उनकी तमाम तर जो मजबूरियां हैं उसका मदावा कौन करेगा? ये रियासत करेगी या फिर किसी और दर के आगे वो फरियाद रसी करें, या फिर दिल में ही खुदा को याद करते रहें और आपकी सियासत की जय जयकार करते रहें? पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद हुसैन चौधरी ने कहा है कि चेयरमैन PTI नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट में दूरियां कम होनी चाहिए। फवाद चौधरी के खिलाफ ताहीन इलेक्शन कमीशन केस की जब समाअत हुई तो वो ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और तहरीरी माफ़ीनामा जमा कराया। मेंबर कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि किसी को बुरा भला कहना पार्टी पॉलिसी हो सकती है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि मुल्क का माहौल ही ऐसा बना हुआ था, समझ नहीं आ रही थी तलखियों में कहां तक जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि माफ़ी की पहली 3 लाइनों में आपने कंडीशंस डाली हैं, दुरुस्त तरीके से माफ़ी मांग लेते। अगर आप माफ़ी ना मांगते तो इलेक्शन कमीशन शो कॉज नोटिस पे कार्रवाई करता। आप मुनासिब तरीके से माफ़ी लिखते, ये शो कॉज नोटिस का जवाब देते। अब माफ़ीनामा देखकर केस से मुतल्लिक लाहेअमल बनाएंगे। कमीशन माफ़ीनामा देखकर अगली समाअत पर फैसला करेगा। फैसल चौधरी ने, जो उनके वकील हैं, उन्होंने इस्तदा की कि ये तकनीकी मामलात हैं, हमारी माफ़ी को कबूल कर लें। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत को 15 अगस्त तक मुलतवी कर दिया और फवाद हुसैन चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इतनी तलखियाँ हम में कैसे आ गईं और हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इस वक्त सूरत हाल मामूल के मुताबिक नहीं है। इलेक्शन से ज़्यादा अहम है कि मुल्क के हालात मामूल के मुताबिक लाए जाएं। ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा? इससे बेहतर है कि मजलिस शूरा बना लें। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियों और तलखियों को कम करने की ज़रूरत है। जब तक ये तलखियाँ कम नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का होना कैसे मुमकिन होगा? तो फवाद हुसैन चौधरी साहब, जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे तो आपसे ये सवाल बनता है कि आपने इन तलखियों को कम करने के लिए कौन सा इकदाम उठाया था? आप भी बड़े घर के करीबी
भी थे और आपसे भी बाज़गश्त बहुत से घरों की सुनाई देती थी और आप भी किसी का पैगाम किसी तक पहुंचाते थे। लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त आपने किस हद तक किरदार अदा किया, तलखियां ख़त्म करने के लिए आप किस हद तक आगे बढ़े, या आपने दूसरों तक क्या पैगाम पहुंचाया। अब जब पार्टी से आप अलहदा हो चुके हैं और दूसरी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, अब आपको ये लगता है कि पाकिस्तान की सियासत अहम है। सियासत अहम है, उसमें तलखियां भी ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन वो लोग जो किरदार अदा करते रहे हैं उनका किरदार किस हद तक मानी खेज था और उन्होंने किरदार किस हद तक जारहाना अदा किया या मसलहत अपनाई गई, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पे अपनी पड़ी है सबको, वहाँ पे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की अवामी सूरत हाल इस हद तक दगरगूं हो चुकी है कि हर कोई ये सोचता है कि मंजरनामा कौन सा वजह होगा, हर कोई ये सोचता है कि बेहतरी के आसार कब नुमायां होंगे, हर कोई ये सोचता है कि हमारा हुक्मरान किस हद तक ईमानदार होगा, हर कोई ये सोचता है कि जितनी चोर बाजारी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जन्म ले चुकी है, इससे बेहतर का रास्ता कौन निकालेगा और उसके लिए छड़ी कौन घुमाएगा, किसके पास ज़ंबील मौजूद है जिसके अंदर हाथ डाला जाएगा, कोई नुस्खा कीमिया बाहर आएगा और हमें यह लगेगा कि हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर महफूज हो चुका है। हमने दहाइयों ऐसे अजाब सहे हैं और फिर से दहाई अपने आप को दोहरा रही है। हम मज़ीद नहीं दोहरा सकते, हम एक ही कहानी बार बार नहीं सुन सकते। हमें कहानी के अंदर नए किरदार अगर आपने फराहम नहीं करने तो कहानी का एंड ही मुख्तलिफ कर दीजिए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। पाकिस्तान का कानूनी मंजरनामा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट की तश्कील से मुतल्लिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है जो कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि फुल कोर्ट से बेंच की तश्कील पर एतराज़ भी खत्म हो जाएगा। दरखास्त में वाज़ेह लिखा गया कि इस मकाम पर फुल कोर्ट बनाने से केस मुतासर नहीं होगा। वकील साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया है कि इस केस के दौरान किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं होगा। अदालती नज़ीर है कुछ जजेस समाअत से माजरत कर लें तो बकिया जजेस का फुल कोर्ट बनाया जा सकता है। जो हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज़ात किए गए उनमें से कोई का ताल्लुक नहीं है। 3 जजेस ने केस सुनने से माजरत की और वह फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं हो सकते। फैसल सिद्दीकी के दलाइल पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि 3 जजेस ने केस सुनने से माजरत नहीं की। मौजूदा केस में सिर्फ एक जज ने केस सुनने से माजरत की है और केस सुनने से माजरत तो ज़ाती वजूहात के बिना पे की जाती है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि आप इस वक्त फुल कोर्ट का मुतालिबा कर रहे हैं जब आप अपनी दरखास्त पर दलाइल दे चुके। फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त गुजारों की जानिब से फुल कोर्ट की यह पहली दरखास्त है। बेहतर होगा कि बाकी दरखास्त गुजारों से भी फुल कोर्ट पर मौक़िफ़ ले लिया जाए। इस मौके पर दरखास्त गुजार एतजाज़ एहसन रोस्टम पे आए और कहा कि इस तरह की दरखास्तों का ताख़ीर से आना केस के मकसद को मकरूह करने के मुतरादिफ है। मुझे इस बेंच और सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। मार्शल लॉ में भी अदालतों में पेश होता रहा हूँ। पहले 7 जजेस के मामले में 4-3 का तनाज़े बनाया गया। अदालत को इस केस का फारी फैसला करके तनाज़ात का रास्ता बंद कर देना चाहिए। दौरान समाअत लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि चाहते थे कि फुल कोर्ट केस सुने, लेकिन यह तकनीकी बुनियादों पर मुमकिन नहीं है। हुकूमत की जानिब से इस केस का मजाक बनाया जा रहा है। अपने 50 साल वकालत के तजर्बे में ये हालात नहीं देखे। जजेस के दरमियान तकसीम का पूरी दुनिया को मालूम है। ऐसे में फुल कोर्ट की दरखास्त सिर्फ वक्त का ज़या है। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि यह बेहतरीन मौका है कि सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों से मुतल्लिक एक ही बार फैसला कर दे। मुल्क की तारीख में पहली बार इख्तियार अदालत के हाथ में है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फुल कोर्ट बनाने की मुखालिफत की और वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि बार को भी इस बेंच पर मुकम्मल एतमाद है। दौरान समाअत फैसल सिद्दीकी और जमान वर्दक के सिवा तमाम दरखास्त गुजारों ने फुल कोर्ट की मुखालिफत कर दी, जबकि PTI चेयरमैन के वकील ने भी फुल कोर्ट बनाने की मुखालिफत की। बाद में अदालत ने फुल कोर्ट के मामले पर फैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अभी इस मामले पर मुशावरत करेंगे। अगर उन्हें मुशावरत मुकम्मल हो गई तो 15 मिनट में मुनासिब राय से आगाह कर देंगे और अगर मुशावरत मुकम्मल ना हुई तो कल आगाह कर दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ कोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि इस केस का फैसला कल सुनाया जाएगा और केस से मुतल्लिक कॉज लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। अब इस मंजरनामे में आप पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान की कानूनी सूरत हाल तीनों का अगर मवाजना करें, तनासब निकालें तो आपको लगेगा कि हर जगह पे एक रिफ्ट देखने में आ रहा है।
हर जगह पे एक केओस की सूरत हमें देखने में आ रही है और ये जो टर्मोइल पैदा हो रहा है ये पाकिस्तान को बेहतर समत में नहीं लेके जा सकता। आप बैरूनी सरमायाकारी अगर पाकिस्तान में लाना चाहते हैं तो अंदरूनी इस्तेहकाम पहले कायम कीजिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने से सियासत के अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के मिल बैठने से इस्तेहकाम आएगा और वो मिल बैठना इस वक्त की अशद जरूरत है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।